नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ग्रीनलैंड के साथ कनाडा, वेनेजुएला पर अमेरिकी झंडा। ट्रंप ने नए पोस्ट से मचाया हड़कंप। खबर में आगे जिक्र होगा कि बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड, टैक्स सुधारों पर जोर। आगे आपको बताएंगे कि नितिन नवीन मेरे बॉस और मैं बीजेपी वर्कर। पीएम मोदी ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी बधाई। आगे जिक्र होगा कि प्रयागराज माघ मेला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर कानूनी संकट, प्रशासन ने थमाया 24 घंटे का नोटिस। पूरा मामला आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मौसम लेगा करवट, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कहां कब बरसेंगे बादल, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ग्रीनलैंड के साथ कनाडा, वेनेजुएला पर अमेरिकी झंडा। ट्रंप ने नए पोस्ट से मचाया हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वो अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ हैं और अमेरिकी ध्वज में कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। तस्वीर में ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनके साथ नाटो के नेता भी हैं, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हैं। एक पोस्ट में ट्रंप को उपराष्ट्रपति जोडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी ध्वज फहराते हुए देखा जा सकता है, जिस पर एक माइलस्टोन लगा है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र स्थापना 2026। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड, टैक्स सुधारों पर जोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी में जुटी है। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पिछले बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं और उन पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा साझा किया। मंत्रालय ने टैक्स सुधारों से लेकर निवेश से जुड़े बड़े फैसलों तक की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत नए टैक्स सिस्टम यानी न्यू टैक्स रिजीम में व्यक्तिगत आयकर ढांचे में अहम बदलाव किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य टैक्स देने के बाद आम लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचाना है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि ये सभी बदलाव वित्त वर्ष 2025-26 से लागू हो चुके हैं और इसका असर आकलन वर्ष 2026-27 से करदाताओं को दिखेगा। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स बिल 2025 को भी एक अहम कदम बताया और इस बिल के जरिए भारत के करीब 6 दशक पुराने प्रत्यक्ष कर कानून को बदलने की तैयारी की है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि नया कानून निवेशकों का भरोसा बनाए रखे, टैक्स पेयर्स को राहत दे और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाए। दोस्तों, टैक्स नीति में किए गए सुधारों में कॉर्पोरेट टैक्स भी शामिल है। जो कंपनियां तय छूट और कटौती का लाभ नहीं लेती हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स दर 22% रखी गई है। वहीं नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए समिति अवधि तक टैक्स दर 15% तय की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन नवीन मेरे बॉस और मैं बीजेपी वर्कर। पीएम मोदी ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वयं को एक भाजपा कार्यकर्ता बताते हुए पीएम मोदी ने मंच से कहा कि नितिन नवीन हमारे अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा के मौके पर पीएम मोदी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन स्तर पर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। अब नितिन नवीन हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नवीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज माघ मेला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर कानूनी संकट, प्रशासन ने थमाया 24 घंटे का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक औपचारिक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील संख्या 3010/2020 और 3011/2020 का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालत ने अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के किसी भी नए पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। इस नोटिस में सवाल किया गया है कि जब शीर्ष अदालत ने अंतिम फैसला होने तक किसी को भी शंकराचार्य नियुक्त करने से मना किया है, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर और बोर्ड पर इस पद का उपयोग कैसे कर रहे हैं।
प्रशासन ने इसे अदालत की अवमानना का संकेत मानते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मेला प्राधिकरण ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के उस आदेश को विस्तार से लिखा है जिसमें प्रार्थना खंड ए को स्वीकार किया गया था। इस आदेश के तहत ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या किसी अन्य व्यक्ति का पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया था। प्रशासन का कहना है कि चूंकि मुख्य अपील अभी भी विचाराधीन है और कोई नया आदेश नहीं आया है, इसीलिए वर्तमान में ज्योतिष पीठ का कोई भी नया शंकराचार्य कानूनी रूप से मान्य नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम लेगा करवट, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कहां कब बरसेंगे बादल, आपको बता दें दोस्तों। मौसम लेगा करवट, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कहां कब बरसेंगे बादल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर भारत में सर्दी कमजोर पड़ने लगा है। ठंड से राहत के संकेतों के बीच अब बारिश और तेज हवाएं दस्तक देने वाली हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में मौसम के तेजी से बदलने की चेतावनी दी है। 22 से 25 जनवरी तक बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कुल 9 राज्यों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। बारिश की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 22 से 25 जनवरी के दौरान हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास बढ़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। राज्य मंत्री ने यह निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक में दिए। बैठक में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अफसरों को कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक समयबद्ध, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के पहुंचाया जाए। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिक्षा विभागों को निर्देश दिए हैं कि ये दिव्यांगजन बच्चों के सर्वेक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रैंप, लिफ्ट एवं बाधा रहित शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु विधानसभा में जोरदार हंगामा, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, गवर्नर ने छोड़ा सदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा का मंगलवार का सत्र उस समय भारी विवाद में बदल गया जब राज्यपाल RN रवि ने उद्घाटन भाषण देने से पहले ही सदन से वॉक आउट कर दिया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान को अपेक्षित सम्मान नहीं दिया गया और कार्यवाही के दौरान उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया, जिससे वो अपनी बात नहीं रख सके। सदन से बाहर निकलने के बाद राज्यपाल रवि ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे भाषण में बार बार बाधा डाली गई। उनके इस कदम से विधानसभा के भीतर तीखी बहस छिड़ गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएई ने पेट्रोलियम कंपनी के साथ साइन की $2.5 बिलियन की गैस डील, भारत बनेगा सबसे बड़ा कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने सोमवार को एक सरकारी भारतीय कंपनी के साथ $2.5 बिलियन से ज्यादा की कीमत वाली एक नई लिक्विफाइड नेचुरल गैस डील की घोषणा की। अमीराती कंपनी ने ये जानकारी दी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की सब्सिडियरी ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुई कॉन्ट्रैक्ट के तहत 10 साल की अवधि में सालाना 0.5 मिलियन टन LNG की सप्लाई की जाएगी। ADNOC गैस ने कहा कि इस डील से ADNOC गैस द्वारा सपोर्ट और ऑपरेट किए जा रहे कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल वैल्यू $20 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी और इससे भारत यूएई का सबसे बड़ा नेचुरल गैस कस्टमर बन जाएगा। कंपनी के मुताबिक 2029 से भारतीय कंपनियां ADNOC गैस के सालाना 15.6 मिलियन टन प्रोडक्शन में से 5वें हिस्से से थोड़ा ज़्यादा का हिस्सा लेगी। ये लेटेस्ट डील अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान हुई। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से बड़ी हथियार डील कर सकता है यूएई, पाकिस्तान कबाड़ JF-17 जेट को मारी लात, ब्रह्मोस सौदा कहां फंसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर
संयुक्त अरब अमीरात भारत से रक्षा समझौते के तहत करोड़ों डॉलर की डिफेंस डील कर सकता है। खासकर यूएई भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना जलवा दिखाया था। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस ने कैसे तबाह किया था, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। इसीलिए भारतीय ब्रह्मोस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे खाद पानी ना दें, पोलैंड को एस जयशंकर की दो टूक। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अपने भाषण में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री से कहा कि उनके देश को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। पड़ोस में पनप रहे आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को खाद पानी देने में मदद नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमेशा अपने विचार सामने रखे हैं, लेकिन भारत को सेलेक्टिव तौर पर टारगेट करना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ये पूरी तरह बेबुनियाद है और ये इन्हें आज फिर दोहराता हूँ। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत अपने हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं करेगा। जयशंकर की बातों पर पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने सहमति जताई। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोल्फ सिकोर्स्की ने की बात पर सहमति जताई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होकर बहुत खुशी हुई और ये एक शानदार वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पोलैंड आगजनी और आतंकवाद दोनों का शिकार रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएई प्रेसिडेंट का सिर्फ 2 घंटे का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत, दोस्ती की दिखी गर्मजोशी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को 2 घंटे के लिए भारत की यात्रा नई दिल्ली पहुंचे। आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और कहा कि उनकी ये यात्रा भारत और यूएई के बीच मजबूत मित्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद अल नाहयान की ये तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। कुल मिलाकर ये उनकी 5वीं यात्रा है। वहीं दोस्तों, नाहयान के साथ 4 तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि अपने भाई महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने हवाई अड्डे गया था। हमारी चर्चाओं के लिए उत्सुक हूं। अल नाहयान की भारत यात्रा मध्य पूर्व में व्याप्त अस्थिरता के बीच हो रही है, जहां ईरान में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया है, जिनमें कम से कम 5000 लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खमेनेई को धमकी दी है और सत्ता परिवर्तन की मांग की है। उसने क्षेत्र में अपना विमान वाहक पोत भी तैनात कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वो इस्लामी राष्ट्र पर हमला कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा, बंगाल से जंगल राज का हटना तय, शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और इस सियासी रण को जीतने के लिए सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला होगा। इस बीच विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल से टीएमसी का महाजंगल राज हटना और भाजपा का सुशासन आना बहुत जरूरी है। अधिकारी ने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और भाजपा इसे ठीक करने का काम करेगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी घुसपैठिए मौजूद थे। एनडीए ने वहां इन घुसपैठियों को खत्म कर दिया और बंगाल में भी ऐसा ही किया जाएगा। हम लोगों ने परिवर्तन का काम किया है। असली परिवर्तन पीएम मोदी के नेतृत्व में आएगा। 2026 में परिवर्तन होना तय है। एसआईआर होने के बाद एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट आएगी। बेलडांगा हिंसा पर बीजेपी नेता ने कहा कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है और बॉर्डर से सटे जिले जैसे मालदा क्षेत्र में यह प्रतिबंधित संगठन सक्रिय है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हैरानी वाली बात यह है कि इस घटना को लेकर सीएम कहती हैं कि शुक्रवार को सब कुछ छूट है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, सोमवार और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी। नोट कर लीजिए समय। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 7 निश्चय
3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान से की गई है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में गृह विभाग में जन सुनवाई सरदार पटेल भवन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। जन सुनवाई के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अन्य नामित पदाधिकारी फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे। जन सुनवाई में आने वाले सभी फरियादियों का नाम, पता एवं शिकायत से संबंधित विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति का समुचित अभिलेख संधारित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम लेगा करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कोहरे की मार, आईएमडी अलर्ट। जी दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। लंबे समय से कमजोर पड़े पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब पहाड़ी राज्यों में एक मजबूत सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी 2026 से एक बेहद प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके बाद लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इन सर्दी में अब तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के कई इलाकों में अपेक्षित बर्फबारी नहीं हो पाई है। पिछले कई वर्षों की तुलना में ये स्थिति काफी चिंताजनक रही है और अब तक जो पश्चिमी विक्षोभ आए वो कमजोर रहे और अधिकतर उत्तर की ओर मुड़ गए, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी प्रभावित हुई। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। विभाग के अनुसार 20 जनवरी को हिमालयी राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना है और इससे पहाड़ी इलाकों में सर्दी और बढ़ेगी। साथ ही जल स्रोतों और ग्लेशियरों के लिहाज से ये बर्फबारी बेहद अहम मानी जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके प्रभाव से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में 23 से 25 जनवरी के बीच अच्छी बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि यह बारिश तापमान में हल्की गिरावट के साथ साथ मौसम को कुछ हद तक साफ करने में मदद कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 जनवरी को यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आ सकते हैं अमित शाह, जाएंगे प्रेरणा स्थल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को यूपी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव की अध्यक्षता करेंगे। इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि 24 जनवरी को लखनऊ दौरे पर अमित शाह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आएंगे। अभी उनका प्रोग्राम डिटेल जारी नहीं किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार फिलहाल आपको आमंत्रित करने की तैयारी में लग गई है। बता दें कि 24 जनवरी को यूपी दिवस के कार्यक्रम नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। पहली बार यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया जाना है। प्रशासन जहां एक और कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस बार यूपी दिवस के कार्यक्रम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित होंगे। कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण सभी जिलों में किया जाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में जल्द खुलेगा रामायण वैक्स म्यूजियम, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अयोध्या के 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्यटकों के लिए रामायण वैक्स म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। नगर निगम की इस परियोजना की निर्माण कंपनी के एमडी व विश्वविख्यात वैक्स शिल्पी सुनील कुमार कांडोलर ने बताया कि यहाँ पर 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की लागत से रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सभी स्टैच्यू का डिस्प्ले कार्य गैलरी में पूरा हो चुका है, जिसमें राम कथा के 40 प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। अब इसके लोकार्पण की तैयारी चल रही है। सुनील कांडलोर ने बताया कि म्यूजियम के लोकार्पण के लिए वो रविवार को अयोध्या के डिविजनल कमिश्नर राजेश कुमार व निगम के अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने बताया कि रामायण म्यूजियम का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कांडलोर के मुताबिक पूरी उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते में म्यूजियम का लोकार्पण हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब काम ठीक से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को हट जाना चाहिए, इसके लिए बड़ी बात बोल गए नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इशारों में बड़ा बयान दिया। नितिन गडकरी ने कहा है कि जब चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना देना चाहिए। उन्होंने ये बात नागपुर में
एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और पुरानी पीढ़ी को धीरे धीरे पीछे हटकर अन्य कार्य करने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन नवीन निर्विरोध बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 11 बजे संभालेंगे पदभार। जी दोस्तों, बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। नितिन नवीन के नामांकन हो जाने के बाद सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर 700 प्रतिनिधि जुटेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में नितिन नवीन के चुनाव का औपचारिक ऐलान शाम 6 बजे किया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश और बंगाल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही टीएमसी। सिंगूर में पीएम मोदी ने ममता पर बोला हमला। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक पार्टियां द्वारा तैयारी भी तेज कर दी है। इसी बीच रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और मौजूद लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने की भी अपील की। रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य की जनता टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और किसान आए हैं।